Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपकी नई यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़े बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा थोड़े हार्ड होंगे, फिर उससे भी हार्ड। इस तरीके से मैं आपको 50 कॉन्सेप्ट या फिर 50 जो है एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। So first question on your screen, which one of the following refers to the need on the part of the customer that gets satisfied by the service? ऑप्शन है सर्विस बेनिफिट्स, सर्विस एक्सपेक्टेशन, सर्विस ऑफर, सर्विस लेवल। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखिए आपको कीवर्ड यहाँ पर क्या ढूंढना है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गेट्स सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो चुका है। कीवर्ड देखिए पकड़ लीजिए यहाँ पर, कस्टमर दैट गेट्स सेटिस्फाइड बाय द सर्विस। तो ये सर्विस के टाइप्स दिए हुए हैं, सर्विस बेनिफिट, सर्विस एक्सपेक्टेशन, सर्विस ऑफर, सर्विस लेवल। तो आपको ये बताना है कि कस्टमर किससे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सर्विस एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो ये किसने बोला है? एक्सपेक्टेशंस तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, ये तो पूरा होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसमें तो कस्टमर सेटिस्फाई हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशन से तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है, ये चीज तो नहीं है। सर्विस ऑफर, देखिए आपको सर्विस ऑफर करी जा रही है, ऑफर का मतलब आपको दी जा रही है, इससे आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना मिलेगा ऑफरिंग से। सर्विस का लेवल, ये तो कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विस का लेवल सेट किया जाता है, इससे कोई सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सर्विस बेनिफिट। देखिए जिससे आपको फायदा होगा, जिस सर्विस से आपको फायदा मिलेगा, फायदा मिल चुका है, उसी से ही आप सेटिस्फाई होगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा समझते तो सॉल्व हो जाता, नहीं तो यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है सर्विस से, तो जब उसको बेनिफिट मिला है उस सर्विस से, जब उसको सर्विस दी गई है उससे उसको फायदा मिला है, तभी तो वो सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका एक तरीका होता है प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हम लोग इस तरीके से आ जाते, कभी कभी हमें इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन, हम इंग्लिश मीडियम से होने के बाद भी इंग्लिश क्वेश्चन कभी कभी हमें इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कीवर्ड ढूंढा करिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में एक वर्ड ढूंढिए, कीवर्ड ढूंढिए जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट था। Next question on your screen. Which one of the following, which one of the advertising planning strategy is suitable for car and appliances? देखिए आपको सारी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी याद करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको एडवर्टाइजिंग की जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती है वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके जितने मॉडल्स होते हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एमसीक्यू का मतलब ये नहीं आपने ये रट लिया तो हो गया, आपको ये टॉपिक पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज आपको पूरी लर्न करनी है, उसके मॉडल्स याद करने हैं, उसके स्ट्रेटेजीज लर्न करनी है। चलिए, ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी, अफेक्टिव स्ट्रेटेजी, हैबिचुअल स्ट्रेटेजी और सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटेजी। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये एफसीबी ग्रिड है, यानी एफसीबी मॉडल है ये आपका। अगर किसी ने ये मॉडल पढ़ा होगा तो देखिए मैंने कहा जैसे आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपका टॉपिक भी यही की यही क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सॉल्व करा दिया और आगे बढ़ गई मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो वो यहाँ पे पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये एफसीबी मॉडल है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होने वाला है वो इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले समझिए कौन सा एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है जो कार्स और अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव पढ़ते हैं। देखिए इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब आप एक बार कोई चीज लेते हो, कार रोज रोज तो नहीं खरीदते, क्या आप हर हफ्ते कार निकाल लेते हो? अंबानी तो नहीं है आप लोग, ना हम अंबानी है। ठीक है, तो अंबानी फैमिली से तो कोई है जो रोज हर हफ्ते कार निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। तो हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग क्या होते हैं, सेविंग्स करते हैं, बहुत सोच समझ के कार लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पल्स बाइंग नहीं होती इसमें कि तुरंत ले लिया, नहीं। एक ही बार लेंगे कार, भाई बार बार नहीं ली जाती, तो बड़ा सोच समझ के लिया जाता है। बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा उसके अंदर। हम इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, इसीलिए इसका राइट आंसर है। हमें हर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कार के बारे में। देखिए, कार के कितने अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जिनको कार की नॉलेज होगी वो ज्यादा जानते होंगे। कार के कितने अलग अलग मॉडल होते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़े थोड़े फीचर्स जो है एक दूसरे से अलग होते हैं कार के, ठीक है। देखिए, इसमें ये कार में ये चीज, ये फीचर एक्स्ट्रा है, उस वाले में ये फीचर नहीं है, ठीक है। जिनको नॉलेज होगी वो जानते होंगे। तो इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जो हम लोग बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसका हमारे अंदर, हम बहुत थिंकिंग वाला काम है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, 10 जगह से पूछते हैं, इधर से उधर से, भाई कौन सी लेनी है, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब हम खरीदते हैं। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी है। बाकी के 3 अभी आपको समझाया जाएगा। ये मॉडल नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका आंसर इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आ जाइए मॉडल पे। थोड़ा सा मैं इसको ना, यहाँ पे इसका साइज जो है कम कर देती हूँ, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये कैमरे में आ रहा हो, ठीक है, मतलब आप ढक ना दिया हो मैंने इसे। चलिए, सबसे पहला इंफॉर्मेटिव, मैंने क्या बोला, इसमें कितना सोचते हैं, थिंकिंग भी होती है और हाई इन्वॉल्वमेंट भी होता है मैम इसके अंदर। सोचते भी ज्यादा है हम, ठीक है, सोचते भी बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेटिव में, और इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। वही अफेक्टिव, सेकेंड ऑप्शन। अफेक्टिव में क्या होता है, देखिए, इन्वॉल्वमेंट तो पूरा रहेगा, इन्वॉल्वमेंट तो पूरा रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे दिमाग नहीं दिल यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, फीलिंग्स, इमोशंस। अफेक्टिव में इन्वॉल्वमेंट तो हाई रहेगा, थिंकिंग में भी हाई था और अफेक्टिव में भी हाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिमाग नहीं दिल से सोचा जाता है। तो वही वाली चीज है, यहाँ पे आपका दिल आ जाता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, कितने टची टची एड्स बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे ना, जैसे बच्चों के बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों के, उनकी मदर के साथ उनका कनेक्शन दिखाया जाता है, फिर डायपर का ऐड बनाया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जाता है, उसमें आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो इमोशन जुड़े होते हैं वो एडवर्टाइजिंग जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव है। फिर आते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल में क्या होता है, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है। क्यों कम इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है, ये तो डेली का काम है ना, जैसे ग्रोसरीज खरीदना, ये सारी चीजें तो हमारी आदत है, हम डेली का काम है ये तो हमारा, ठीक है। फिर है सेटिस्फेक्शन, लास्ट वाला। सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट तो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें फीलिंग्स होती है। इसमें फीलिंग कैसे होती है, जैसे जंक फूड है, जंक फूड है, इतना थोड़ी ना सोचते हो मोमो खाते हुए, सोचते हो क्या मोमो खाते हुए, नहीं, मोमो खाते क्यों हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलता है, इम्पल्स बाइंग कर लेते हो, गए, दिखा कहीं मोमो का आपको, ठीक है, वहां पे आपने मोमो खा लिया, तो यानी आपने मोमो जो खाए हैं, तो वहां से आपको तुरंत सेटिस्फेक्शन मिला, आपको फीलिंग इसके अंदर आई, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है खाना जंक फूड, तो आपने वो खा लिया, इम्पल्स बाइंग कर ली, तुरंत खा लिया बिना सोचे समझे। उसमें दिमाग लगाते हैं क्या मोमो खाते टाइम, नहीं। और इन्वॉल्वमेंट भी इतना नहीं होता, क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यार ये सस्ता है, मोमो दे रहा है तो इससे खाएंगे, वो दे रहे नहीं, मतलब आप लोग कहीं से भी खा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर सेटिस्फेक्शन। इसीलिए ये चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव में आपका लर्न, फील और डू, ठीक है। पहले हम लोग लर्न करते हैं सारी चीजों के बारे में, थिंकिंग, सोचते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेते हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से सोच समझ के लिया जाता है इन्फॉर्मेटिव। अफेक्टिव में क्या होता है, इन्वॉल्व तो हम खूब रहते हैं, बट हम दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, फीलिंग्स, सॉरी, दिल से सोचते हैं दिमाग से नहीं। फीलिंग, इमोशन सबसे पहले फील करते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए, इन्फॉर्मेटिव में लर्न, फील, ये नीचे के पॉइंट्स भी आपसे पूछ सकते हैं, लर्न, फील, डू, फील, लर्न, डू, डू, लर्न, फील, डू, फील, लर्न, इसीलिए यहाँ पे ढंग से पढ़िएगा। हैबिचुअल में क्या होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन सोच समझ के ही खरीदते हैं। ग्रोसरीज खरीदने जाते हो तो पहले लिस्ट बना के सोच के ही लेकर आते हो कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ग्रोसरी शॉपिंग। सेटिस्फेक्शन में नहीं सोचते, मोमो खाते हुए इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है, ना ही कोई जानकारी लेनी है किसी के बारे में, और ना ही कुछ सोचना है, बस अच्छा लगता है खाना, अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए सीधे हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं मोमो, ठीक है। तो डू लर्न फील और डू फील लर्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। तो अब जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसको आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा,
ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, कोई वो नहीं है मैं कि मैं आपको कह दूं आप खुद पढ़ लेना। यहाँ पे चार्ट के साथ आपको समझाया भी जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एफसीबी मॉडल, फूड कोन एंड बिल्डिंग मॉडल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम करें अगर आप लोगों को, ज्यादा जूम हो जाता है ना ये। चलो कोई बात नहीं। The practice of setting a price target by a firm and then developing a product that would allow the firm to maximize the total profit at that price is called, बताइए। प्रेस्टीज प्राइसिंग, प्राइस लाइनिंग, प्राइस मैचिंग और वैल्यू प्राइसिंग। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो प्राइस सेट किया जाता है, प्राइस टारगेट फर्म जो करती है, तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, इस तरीके का प्राइस सेट करती है जिससे उसको टोटल प्रॉफिट हो। तो इसका कीवर्ड है मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के इंटेंशन से वो क्या करती है, प्राइस सेट करती है प्रोडक्ट का। ये इस तरीके से सेट करो कि इसमें हमें प्रॉफिट मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइस लाइनिंग। इसका आंसर होगा आपका प्राइस लाइनिंग, ठीक है। अब प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होती है? प्रेस्टीज प्राइसेस आपने देखा होगा ना, अरे इस प्रोडक्ट का ना महंगा कर दो, प्राइस प्राइस ज्यादा बढ़ा दो, ज्यादा महंगी चीज ना ज्यादा वो दिखती है, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला, जो आपने सुना होगा इडियम। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रेस्टीज प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दो तो लोगों को क्या लगेगा कि महंगी चीज है ना तो अच्छी ही होगी। ये तो सब लोग यही सेट करके चलते हैं कि महंगा रेस्टोरेंट है ना तो फिर तो अच्छा ही खाना मिलता होगा उसके अंदर, और फिर जाते क्या है तो फिर अंदर आपको ही पता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग, कि ज्यादा महंगा है ना तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा। ये दिमाग लगाते हैं आपकी जो फर्म और कंपनी है अपने प्रोडक्ट को बनाते टाइम, उसे बोलते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग। फिर होता है प्राइस मैचिंग। प्राइस मैचिंग में क्या करते हैं, ऐसा प्राइस सेट करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर ने भी रखा हो। पेप्सी वालों ने ये वाला प्राइस रखा है तो कोका कोला बोलेगा हम भी इतना ही रखेंगे, यानी मैच करके चलते हैं कॉम्पिटिटर से। वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है, जब आपके कस्टमर के नजर में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, किस तरीके से आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग। एक ही लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका पूरा मतलब, ठीक है। चलिए सॉरी, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जब तक आपने ये ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, आप नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज द हाईएस्ट, बताइए। इसमें ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है आपके प्रोडक्ट को, वो आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हो कि नहीं नहीं ये वाला प्रोडक्ट ही खरीदेगा। आप कंज्यूमर के बारे में ढंग से प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके चॉइस के बारे में। साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल या जियो डेमोग्राफिक, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो बिहेवियरल में होता है। आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही था, देखिए। बिहेवियर से ही तो ज्यादा पता लगा सकते हो उसके, साइकोलॉजिकल से कैसे उसका दिमाग पढ़ लोगे क्या? आप लोग नहीं पढ़ सकते, उससे नहीं बता सकते कि हाँ ये कंज्यूमर क्या सोचेगा। वो जिस तरीके से कोई बिहेव करेगा आप उसी से तो उसका नेचर बता सकते हो। आपके सामने एक बच्चा है जो जिस तरीके से बिहेव करेगा आप बता सकते हो कैसा बच्चा है, ठीक है। शैतान है, शरीफ है, कैसा है, तो वो वही वाली बात है कि आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर से ही बता सकते हो कि ये क्या चूज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट इसको पसंद है या किस तरीके की चीज है वो इंटरेस्टेड है किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में। तो बिहेवियर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब इसका चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको समझ आ जाएगा।
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए ये चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले है डेमोग्राफिक, सबसे कम होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल नहीं पता लगा सकते डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि कंज्यूमर किस तरीके से चूज करेगा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चार्ट आपको ढंग से याद रखना पड़ेगा। डेमोग्राफिक में जो है वो आपके एज, जेंडर, इनकम, ठीक है, इनके बेसिस पे कैसे पता लगा पाओगे। बहुत मतलब कम होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी इतना नहीं कर पाते हो, है ना। मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी इतना नहीं कर पाते हो डेमोग्राफिक्स में। किसी के एज, इनकम से, किसी के जेंडर से आप इतना ज्यादा प्रेडिक्टिव नहीं कर सकते कि ये क्या खरीदने वाला क्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये चार्ट एज इट इज आपको लर्न करना है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फिर आपको जियो डेमोग्राफिक्स। जियो डेमोग्राफिक्स का मतलब लोकेशन के हिसाब से। तो आप लोकेशन के हिसाब से, जैसे लोकेशंस जो होते हैं, जिप कोड्स, रीजंस, इनके वजह से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ चलो ईस्टर्न वाले लोग हैं तो ये प्रिफर करेंगे, वेस्टर्न वाले लोग हैं तो ये प्रिफर करेंगे, सदर्न वाले लोग हैं, साउथ के हैं तो ये प्रिफर करेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है साइकोग्राफिक। फिर उसके बाद आपका आता है साइकोग्राफिक। साइकोलॉजिकल में बोल देते हैं साइकोग्राफिक। ये किसी के पर्सनल ट्रेट से, किसी की पर्सनालिटी से, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उस बेसिस पे फिर आप पता लगाना शुरू कर देते हो कि हाँ भाई इसका जो है वो एटीट्यूड क्या है, इसके ट्रेड्स, उसकी पर्सनालिटी है तो यार ये तो हीरो लगता है, तो ये तो क्या नाम है, ब्रांडेड ही शूज पहनता होगा या ये वाली चीज लेता होगा। तो मतलब किसी की पर्सनालिटी से आप लोग थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाओगे। लास्ट होता है फिर बिहेवियर। तो बिहेवियर तो सबसे इंपॉर्टेंट ही हो गया, सबसे हाईएस्ट। उसके हाव भाव, उसके बिहेवियरल से, उसके बिहेवियर से, उसके पास्ट एक्शन से, पहले क्या क्या खरीदा था, पहले किस ब्रांड में इंटरेस्टेड था वो, ठीक है। इससे थोड़ा सा उसके एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा बता सकते हो इसके अंदर। इसीलिए यहाँ पर जो है उसकी परचेजिंग हिस्ट्री से। बिहेवियर का मतलब आपने उसको देखा है, उसका बिहेवियर आपने देखा है पास्ट में कि वो उसने क्या खरीदा है, उसका इंटरेस्ट किस किस ब्रांड में है, ठीक है, उसकी परचेजिंग हिस्ट्री क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें, उसका मार्केटिंग के साथ कितना एंगेजमेंट है, ये सारी चीजों से आप बता सकते हो कि प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है। तो ये लर्न कर लीजिएगा, पहले डेमोग्राफिक सबसे कम, फिर उससे जियो, फिर साइको, फिर बिहेवियरल, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर कंज्यूमर प्रमोशंस। तो अब ये नया टॉपिक आ गया, कंज्यूमर प्रमोशन। अच्छी तरीके से घोल के उसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, पी जाइएगा या तो, ठीक है। कंज्यूमर प्रमोशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए, प्राइस ऑफ रिफंड्स, कूपन, इवेंट स्पॉन्सरशिप या ऑफ इनवॉइसेस। क्या हो सकता है प्रमोशन का? प्राइस ऑफ कैसे हो जाएगा बताओ? प्राइस ऑफ कैसे होगा? ये तो प्राइस कम करने जैसा हुआ ना, प्रमोट थोड़ी ना कर रहे हैं। रिफंड्स, बिल्कुल होगा रिफंड। जैसे कई जगह देखे ना, अगर ये नहीं तो माल वापस, पैसा वापस, रिफंड, ये तो प्रमोशन ही होता है। कूपन्स दिए जाते हैं गोवा के, गए हैं क्या आप लोग गोवा? मतलब कूपन दिए जाते हैं ना, ऐसे ये सामान लिया आपको कूपन मिल गया। कभी घूमने का दे देते हैं, कभी आपको पैसों का कुछ एक्स्ट्रा पैसे वैसे का कुछ कूपन मिल जाता है। और इवेंट स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह में लोग अपना प्रमोशन करते हैं। उनके आपने देखे होंगे ना होर्डिंग्स वगैरह, स्पोर्ट्स मैच वगैरह में, कोई भी वो इवेंट स्पॉन्सर करते हैं तो वो आपका टूल्स हो जाता है। ऑफ इनवॉइस और प्राइस रिफंड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो आपका बी सी डी होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चंस है पर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हार्ड लेवल के भी मैंने रेडी करे हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक भला ही है बट ये भी टफ है अगर नहीं आते तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के बारे में क्या इसमें से पॉइंट सही है? ऑप्शन नंबर वन, कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं एंड थिंक इन लीनियर मैनर। कल्चर एंड सोसाइटी हैव अ रिलेशनशिप टू कंज्यूमर थॉट्स एंड फीलिंग्स।
Consumers can be motivated to believe and internalize message the way the marketer desires. The consumer can explain their thought and behavior. बताइए, सारे सही लग रहे होंगे आपको तो? ऐसा होता है ना, कई बार क्वेश्चन में सारे ही सही लगते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी होगा। कैसे होगा देखिए, इसका एक पॉइंट पकड़िए यहाँ पे, कल्चर। कल्चर एक ऐसी चीज है ना जो कंज्यूमर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकती है। कंज्यूमर रेशनल होता है तो सबको पता है, समझदार होता है कंज्यूमर, ठीक है, वो मोटिवेट भी होता है, वो अपने थॉट बिहेवियर भी बताता है, लेकिन कल्चर वाली जो चीज है ना वो कंज्यूमर के लिए बेस्ट डिस्क्राइब होता है। जैसे मैंने अभी बताया, साउथ के लोग, वेस्टर्न लोग, वेस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, ठीक है, उनके कंज्यूमर्स, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर के थॉट्स एंड फीलिंग्स को कल्चर के साथ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए कल्चर एंड सोसाइटी हैव रिलेशनशिप टू द कंज्यूमर थॉट्स एंड फीलिंग। इसलिए इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो है वो आपको कल्चर के अकॉर्डिंग ही आपको जो है मार्केट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उनका कल्चर देखना बहुत जरूरी है, कल्चर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए, अगेन एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन, स्टेप्स वाले। The sales steps in which a salesperson learns as much as possible about a prospective customer before making a sales call is known as। कौन सा सेल्स का स्टेप होता है जब सेल्स पर्सन जो है जितना कोशिश करता है कस्टमर के बारे में जानने के लिए? बताइए। सेल करने से पहले वो कस्टमर के बारे में जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन लेता है, वो कौन सा स्टेप होता है? वो स्टेप होता है प्री अप्रोच। अब इसका स्टेप्स लर्न कर लीजिए, उसमें सब एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप इसमें कौन सा है? प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। लर्न कर लीजिएगा स्टेप्स। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है पहले ढूंढो ना कौन कौन से कस्टमर्स है, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स है जो वाकई आपके में इंटरेस्टेड है। पहले आपको पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद आपको, अब आपने ढूंढ लिया XYZ, अब उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट दैट कस्टमर। क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, सब कुछ। उसके बाद आप अप्रोच करिए, आप जाके उनसे मिलिए, ठीक है, उनसे मिलेंगे आप जाकर, फिर आप डेमो या प्रेजेंटेशन, फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताइए, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताइए। सो फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग और क्वालिफाइंग एंड प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मुझे तो बहुत अच्छे लगे आज के, और इजी हैं, बट अगर जिनको आता नहीं होगा उनके लिए तो टफ है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर में मार्केट की फिजिबिलिटी लगानी है आपको। देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ स्टेप्स का। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने ये पहले बोला हुआ है बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड सेल्स, फिर हम बीईपी कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग बीईपी यहाँ पे सॉल्व जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा हमें, यानी एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। कॉस्ट पहले ही आएगी ना, तभी तो कॉस्ट को बेस्ड ऑन कॉस्ट फिर हम क्या करेंगे, अपना ब्रेक इवन प्राइस सेल करेंगे। तो जैसे पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा तरीका है स्टेप्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को एस्टिमेट करते हैं टारगेट मार्केट पे, कि क्या एग्जैक्टली डिमांड क्या चल रही है, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। सबसे पहले डिमांड को एस्टिमेट करेंगे, डिमांड। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर का पॉइंट देखो, फोरकास्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन द डिमांड एस्टिमेशन। अब एक बात बताइए, डिमांड एस्टिमेशन के बेसिस पर हम सेल्स फोरकास्ट करेंगे। जो हमें डिमांड के बारे में हमें पता चला है उसके हिसाब से हम लोग सेल्स देखेंगे कितनी होगी नहीं होगी। तो यानी डिमांड एस्टिमेशन पहला पॉइंट होने वाला है ना, डिमांड के बाद थी तो सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, तो यानी सी और डी साथ रहने वाला है। तो ये देखो सी और डी कौन सा साथ है, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, सी और डी साथ में कहाँ है, ये देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वही इसमें बोला है एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, पहले डिमांड एस्टिमेट किया, फिर डिमांड एस्टिमेशन के बेसिस पर सेल्स किया। तो पहला कौन सा पॉइंट आएगा, पहले सेल करोगे या डिमांड करोगे? डिमांड करेंगे ना मैम, क्योंकि डिमांड के बेसिस पे ही सेल करा जा रहा है। ऑटोमेटिकली ऑप्शन यहाँ सही हो गया। चलिए ये दोनों ध्यान नहीं आ रहा तो नेक्स्ट आ जाइए।
इसमें बोला है कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग ब्रेक इवन प्राइस जो है वो निकालेंगे। तो पहले कॉस्ट निकालेंगे जब भी तो ब्रेक इवन आएगा। तो कॉस्ट वाला डी पॉइंट है तो डी और ए साथ में होना चाहिए। तो डी और ए साथ में है, कंफर्म हो गया। तो बी सी डी ए, ठीक है। सॉरी, हम्म, सी और बी साथ में है ना, डी गलत बोल दिया मैंने, सी और बी साथ में है, ये रहा सी बी डी ए, सेकेंड ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप लोग प्लीज ढंग से देखिएगा, मेरे से तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं देखने में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बी। मैंने आपको बोला था ना सी और बी साथ में होगा, ये दोनों साथ में, क्योंकि पहले डिमांड निकाला उसके बेसिस पे सेल्स निकाला। तो सी बी और एक यहाँ पर है। लेकिन फिर लास्ट में हमने देखा कॉस्ट निकाला है, फिर कॉस्ट के बेसिस पे हमने क्या निकाला है, आपकी ब्रेक इवन पॉइंट। तो सी बी डी आएगा। सबसे पहले डिमांड वैसे समझ लीजिए हैं, ठीक है। आपको मैंने शॉर्ट तरीका भी बता दिया, इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन पर समझ लेते हैं। पहले डिमांड देखेंगे, डिमांड देखने के बाद डिमांड के बेसिस पे सेल्स निकालेंगे, सेल्स निकालने के बाद फिर कॉस्ट देखेंगे, और कॉस्ट के बाद आप ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे। तो ऑप्शन हो गया सी बी डी ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉपिक पकड़िए, इन्होंने बोला कि डिमांड के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स निकालेंगे। तो इसका मतलब पहले डिमांड निकाला गया है फिर सेल्स निकाला गया है, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया इसको सॉल्व करने का। तो ऑप्शन बी सी डी बी ए डी ए, सी बी डी ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम, स्कीमिंग प्राइस, पेनिट्रेटिंग। अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सारी पढ़नी है आपको, सारी यानी सारी बोल दिया है मैंने, सारी तो सारी, ठीक है। स्कीमिंग प्राइस क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हो, शुरू में ही अपने प्रोडक्ट को ना महंगा कर देते हो, महंगा कर देते हो ताकि आपके पास कस्टमर ज्यादा है, मार्केट को कब्जा सको आप। तो इसमें क्या होगा, जब आप स्कीमिंग करोगे ना, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल कि नहीं, नॉट अवेलेबल होगा मैम। जब आपके सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जब आसपास सिर्फ आप ही एक बेचने वाले होगे, तभी तो आप महंगा कर सकते हो। अगर आपके पास बेचने वाले ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, नहीं महंगा कर सकते हो। तो एक आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ सही हो गया, एक का सेकंड। तो स्कीमिंग प्राइस का मतलब जब आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है नए प्रोडक्ट के वो अवेलेबल ही नहीं है, आप ही का प्रोडक्ट है, खूब महंगा करो और बेचो, इसलिए स्कीमिंग में क्या करते हैं, हाई प्राइस कर देते हैं। पेनिट्रेशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन में जो होता है ना, बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। और ये कब कम करोगे, जब आपको पता है कि सब आपके जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप कम पे करके अपना सामान बेच देते हो कि चलो ठीक है मैं कम पे कर देता हूँ, क्योंकि सभी 50-50 रुपए में एप्पल बेच रहे हैं, तो मैं 45 का करके छुट्टी करता हूँ, मैं 45 रुपीज के जी एप्पल बेच के मैं खत्म करता हूँ यहाँ पे। तो ये पेनिट्रेशन वो कम कर देता है प्राइस। फिर है पीक। पीक लोड प्राइसिंग होता है जब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉन स्टोरेबल। यानी पीक लोड का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा ना इस चीज की डिमांड ज्यादा होती तब वो प्राइस हाई कर देते, जैसे अम्ब्रेला, बारिश आई तो छाते का प्राइस हाई कर दिया, जब मौसम खत्म हो गया तो छाता सस्ता कर दिया। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उसको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे देखा है ना, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी शाम के टाइम ज्यादा महंगी, ज्यादा चार्ज आएगा आपका गर्मियों में, क्योंकि वो आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके नहीं रख सकते हो, तो वो पीक के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। फिर डंपिंग। डंपिंग में जब क्या होता है, जब आप इतना सस्ता प्राइस पे बेचने लग जाते हो, आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने लग जाते हो, जितना आपका डोमेस्टिक प्राइस है ना उससे भी कम पे करके आप बाहर बेचने लग जाते हो, एक्सपोर्टिंग गुड्स एट प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस से भी इतना कम कर देते हो डंपिंग, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। स्कीमिंग का मतलब प्राइस हाई कर देना। हाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे जैसा बेचने का, हम अकेले मालिक हैं। फिर है पेनिट्रेशन प्राइस, सब लोग बेच रहे हैं एक जैसा सामान, तो इसमें हम पैसा कम कर देते हैं ताकि अपना सामान बेच सकें। पीक लोड प्राइसिंग हमेशा नॉन स्टोरेबल होता है, क्योंकि उसको तभी यूज कर लो, और फिर ये हमेशा सीजन के हिसाब से जो है वो प्राइस बढ़ाता है, कम करता है। और डंपिंग इतना लो कर देता है कि जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, डोमेस्टिक प्राइस से भी कम करके एक्सपोर्टिंग करना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इनके बारे में बस पता होना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो लास्ट फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पता होगा ना तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बना लोगे। अब आपको अटैकिंग स्ट्रेटेजीज याद करनी है एडवर्टाइजिंग की, पॉइंट नोट कर लीजिए, एडवर्टाइजिंग की अटैकिंग स्ट्रेटेजी। जैसे पूछा है, ऑल अटैकिंग स्ट्रेटेजी विच इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दैट रीराइट द रूल्स ऑफ कंपटीशन इन मार्केट एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बाईपास, फ्लैंकिंग, इंसर्कलमेंट और ग्यूरिला।
अब आपको एक कीवर्ड यहाँ बताती हूँ पढ़ने का, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इतना डरपोक है कि डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता अपने कॉम्पिटिटर से, ये इसका कीवर्ड है, बाकी मत पढ़िए कुछ भी। इतना देखिए, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट जाके लड़ाई नहीं कर सकता कॉम्पिटिटर से, तो ऐसा क्या करोगे, साइड से निकल जाओ, बाईपास। तो बाईपास वाली आपकी वो स्ट्रेटेजी होती है जब आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटर से दूर रहते हो, जहां पे आसान होता है वहां जाके आप अपना काम करते हो, आसान वाली जगह ढूंढते हो आप, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हो, इजियर रास्ता ढूंढ के बाईपास से निकल जाते हो, तो इसका हो गया बाईपास। चलिए, हाँ हाँ, डिटेल में सारा नीचे तक आएगा, टेंशन मत लीजिए, चारों चीजें आपको यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे सिर्फ क्वेश्चन करा के नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। सबसे पहला फ्लैंक फ्रंटल अटैक पढ़ते हैं, फ्रंट आगे से। फ्रंटल अटैक का मतलब होता है आगे से कंपटीशन करेंगे तुम्हारे फेस टू फेस, चलिए ठीक है। जैसे पेप्सी ने बोला, कोका कोला, पेप्सी ने बोला हम तो 100 रुपए रखेंगे, कोका कोला मैं भी 100 रुपए रखूंगा, मैं ये वाला एडवर्टीजमेंट इस हीरो से कराऊंगा तो मैं भी इसी सेलिब्रिटी से कराऊंगा। यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से मैच करने लगते हो सब कुछ, सीधा सीधा फेस टू फेस, तुम जो करोगे वही मैं करूंगा, फ्रंटल अटैक है। फिर होता है फ्लैंक। फ्लैंक क्या बोलता है, आपकी जो कमजोरी वाले पॉइंट है ना उसको पकड़ के हम फायदा उठाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पे गरीबी वाले एरियाज जहाँ पे होते हैं, गरीब लोग जहाँ पे होते हैं, वहां पे क्या बोला जाता है कि यार ये प्रोडक्ट है ना वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, या ये वहां पर नहीं, तो हम क्यों ना वहां पे पहुंचाते। तो आपने उनका वीक पॉइंट पकड़ लिया, तो उनके वीक पॉइंट को पकड़ के आप फायदा एडवांटेज उठाते हो, उसे बोलते हैं फ्लैग पॉइंट। फिर आता है एनसर्किलमेंट। चारों तरफ से आपने अपने कॉम्पिटिटर को घेर लिया, हैरेसमेंट करना एक तरीके का, चारों तरफ से आपने उसको अटैक कर दिया। फिर होता है बाईपास। जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, चुपचाप से निकल जाओ आसान वाले रास्ते से, जहां पे आसान है वहां पे जाके बिजनेस करो। फिर होता है ग्यूरिला, ठीक है। ग्यूरिला क्या होता है, बहुत स्मॉलर स्मॉलर छोटे छोटे अटैक करता है, गुरिल्ला का मतलब छोटे छोटे अटैक करना। तो गुरिल्ला से याद रखिएगा, बड़े मार्केट में छोटे छोटे अटैक करके आपको हराने की कोशिश, छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे अटैक करेगा वो आप पर, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रमोशन करेगा छोटे छोटे, जिसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा और वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा बढ़ जाएगा, पर बहुत छोटे छोटे वो अपनी ऐसे एडवर्टीजमेंट फॉलो करेगा, छोटी छोटी चीजें करेगा। जैसे आपने देखा होगा, रोडों पे मतलब वो पोस्टर्स वगैरह वो छापते नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग्स ही बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं रोड पे, दीवारों पे पेंटिंग्स ही होती है, वो एड ही होता है एक तरीके का, पर वो अलग टाइप की पेंटिंग्स ही करते हैं, ठीक है ना। पेंट सा कुछ ऐसा बनाते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स ही, और मतलब इस तरीके का, थोड़ा सा वो वहां पर थोड़े छोटे छोटे अटैक करते हैं, पर वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए जो ग्यूरिला अटैक स्ट्रेटेजी वही स्ट्रेटेजी होती है, थोड़े सरप्राइजेस देना, थोड़े से आपको ऐसे 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 मार्केटिंग करना, छोटे छोटे करना है, जिससे क्या होता है, आपको सेल्स भी अट्रैक्ट होती है, आपसे कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपसे पीछे हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बड़े बड़े नहीं करना, छोटे छोटे सरप्राइजेस देना, जैसे मैंने आपको बोला ना, ऐसे ड्राइंग वगैरह ऐसे होती है, आपने देखी होगी, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, पर ऐसे आपने देखा होगा रोड वगैरह पे, और उस पे बहुत सारी चीजें, मतलब वो एडवर्टीजमेंट इस तरीके का करते हैं, पेंटिंग टाइप की करते हैं, पेंट वगैरह के तरीके से करके दीवारों पे पेंट हो जाता है, उस हिसाब से आपको समझाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों समझ में आ गए होंगे। फिर है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिलीवर रिजल्ट। स्कीमिंग प्राइसिंग अभी बोला मैंने आपको, स्कीमिंग प्राइसिंग जो होती है, हाई प्राइस करना पड़ता है, पर कब करते हो, जब आपका साइज मार्केट का लार्ज हो, या फिर when the product is perceived as enhancing the customer status in the society, या when the firm uses its at entry strategy, और when the target market associates quality of the product with price। देखिए, मार्केट के साइज से कोई लेना देना नहीं होता, मैंने बोला स्कीमिंग हाई रखते क्योंकि सब्सिट्यूट नहीं होते, तो मार्केट से साइज से मैम कोई लेना देना नहीं है, मार्केट लार्ज हो स्मॉल हो इससे मतलब नहीं। when the product is perceived as enhancing the customer status, इसका पॉइंट देखिए, स्टेटस, मैंने आपको बोला ना, ज्यादा प्राइस अगर आप सेट करते हो तो उससे कंज्यूमर का स्टेटस बढ़ता है, इनहेंस होता है, अरे हमने तो महंगी चीज खरीदी है यार, हमने तो, हमारा स्टेटस बढ़ गया, हमारे पास तो ये वाली वॉच है, रॉलेक्स की वॉच है हमारे पास तो, कितने की आती है रॉलेक्स की, मुझे नहीं पता कितने की आती है, ठीक है। तो रॉलेक्स की खरीदी है तो हमारा स्टेटस बढ़ गया, क्योंकि वो महंगी है, प्राइस उसका बहुत हाई है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर का स्टेटस एनहांस होता है। फर्म यूजेस एंट्री स्ट्रेटेजी, नहीं एंट्री करने के लिए, नहीं एंट्री करने के लिए कितना महंगा क्यों रखेंगे वो। फिर व्हेन द टारगेट मार्केट एसोसिएट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद प्राइस। अब देखिए, महंगी आ तो रही है, क्वालिटी
जो है वो उसके प्राइस के साथ रिलेशन होना चाहिए। महंगी है तो फिर अच्छी भी होनी चाहिए रोलेक्स। ये स्कीमिंग प्राइसिंग बताती है कि आपने महंगा तो करा है पर उसकी वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। रोलेक्स की वॉच भी फिर कमाल की होनी चाहिए अगर आप उसमें 50,000 रुपए दे रहे हो तो। ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो स्कीमिंग के बारे में नहीं पता होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसे टॉपिक आना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट एमसीक्यू नहीं रटना है खाली आप लोगों को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, यही पता चल गया बिजनेस का। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो इसमें क्या बोला है, सबसे ओल्डेस्ट कीवर्ड तो यही आपको पता चल गया, सबसे पुराना कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद बोलते हैं कंज्यूमर वही प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं जो सस्ता होगा और जो उनको आसानी से मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पुराना, और उसमें यही बोलते हैं जो उनको इजिली मिल जाएगा, जो सस्ता होगा वो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। बाकी के भी देख लेते हैं हम लोग, बाकी के भी देख लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कंज्यूमर वही फेवर प्रोडक्ट करेगा जो उनको इजिली अफोर्डेबल हो। प्रोडक्ट क्या बोलता है, उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे भाई जिनमें क्वालिटी होगी, जिनमें कुछ फीचर्स होंगे, कुछ क्रिएटिविटी होगी इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो चीज खरीदी जाएगी। धीरे धीरे बढ़ता गया, पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट आया, फिर सेलिंग आया। सेलिंग में बोले कंज्यूमर बोला हम तो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जब कंपनी कुछ अच्छा सा एडवर्टीजमेंट करेगी उसका। ठीक है, कंपनी प्रमोट करेगी उसको, इस तरीके से सेल करेगी कि हाँ भाई खरीदने को लोग मजबूर हो जाए, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट हो। फिर मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग बोलता है कि भाई आप बेच तो रहे हो पर आपको ना कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको उनको बाद में लेने के बाद प्रोडक्ट को उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। फिर है सोसाइटियल, साथ ही साथ आप मार्केट तो देख रहे हो पर आपको सोसाइटी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऐसे भी बनाने होंगे जो सोसाइटी से वैलिड हो सोसाइटी में। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन आया, फिर प्रोडक्ट आया, फिर सेलिंग आया, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटी आया। चलिए, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो कस्टमर बताइए, जैसे लड़कियों के साथ बहुत होता है, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं होता, हमारे साथ बहुत ऐसा होता है, प्रोडक्ट हम ले तो आते हैं ड्रेस घर पे, फिर वो हमें पसंद भी नहीं आती। यानी इसमें बोला गया है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बाहर से तो खरीद लाते, फिर घर पे आके बोलते हैं यार मेरे को नहीं पसंद, हमें नहीं सेटिस्फाई, हम नहीं हो पाए इससे। ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, तो उसे बोलते हैं लेटेंट डिमांड। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, पूरा वन बाय वन समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव डिमांड। तो नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होता है जिसको हम पसंद ही नहीं करते, चाहे वो हमारे भले के लिए क्यों ना हो। जैसे डेंटल केयर, देखो सबको अपना जो है वो दांतों की केयर करनी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम आपको जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है, अपने रेगुलर चेकअप के लिए। पर लोगों को क्या लगता है, अरे हमें नहीं पसंद है यार, हम नहीं जा रहे, क्योंकि आजकल पता क्या है, इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है लोग। ठीक है, अभी तो होने लग गए हैं लोग, बट हमारे जैसे लोग नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास लोग तो इतना नहीं सोचते हैं, तो उन्हें नहीं पसंद है नेगेटिव, उन्हें उन्हें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, जिसे बोलते हैं नेगेटिव, जिसे वो डिसलाइक करते हैं। नो डिमांड, नो डिमांड वो होती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में या तो आपको पता नहीं है या आपको इंटरेस्ट नहीं है। कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट, जैसे मुझे मुझे ब्रांड्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है, जैसे लोग बहुत ब्रांड के पता नहीं क्या क्या, मुझे आज ही पता चला, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला शिफोरा के जो है वो प्रोडक्ट्स आते हैं, परफ्यूम, मेकअप, कॉस्मेटिक्स। तो मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, तो मुझे तो शिफोरा का पता ही नहीं है। तो फिर मेरे लिए, कि मैं तो अनअवेयर हूँ ना शिफोरा के बारे में, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं तो, और फिर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ शिफोरा खरीदने में, क्योंकि इतना महंगा परफ्यूम लगा के कहाँ जाएंगे भैया, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, कि हम 2,000 हजार रुपए के परफ्यूम खरीदें। तो वही वाली बात है, नो डिमांड, या तो मुझे पता नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर मुझे पता भी है तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है शिफोरा में। जैसे मैंने आपको शिफोरा ब्रांड आपको पता होना चाहिए, आप लोग आजकल के बच्चों को तो बहुत पता है सब कुछ के बारे में। ठीक है, तो इसमें होता है नो डिमांड। फिर आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होता है जी, जैसे मैंने बोला एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अब जो हम लेकर आए ना, उससे हमसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब मैं खरीद तो ले आई पर मुझे अब वो मजा नहीं आ रहा, मुझे वो अब तैयार नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं ले ही आई उसको। तो उसे बोलते हैं लेटेंट डिमांड, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होती है, जब आपकी डिमांड गिर रही होती है। सब बहुत सारी चीजों की देखी होगी आपने। अब पुराने जैसे अब आईफोन आने लग गए हैं, तो आप लोग वो जो 7,000 6,000 वाले फोन अब वो यूज ही नहीं कर रहा है, मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है उसकी। डिक्लाइनिंग का मतलब डिमांड डिक्रीज होना। फिर आता है इरेगुलर डिमांड।
ठीक है। इरेगुलर डिमांड का मतलब जो सीजन के हिसाब से चलती है, जैसे विंटर आएंगे तो विंटर क्लोथ की डिमांड बढ़ेगी, जैकेट्स की बढ़ेगी, लेदर शूज वगैरह और ठंड की जो सामान होता है। फिर समर आते ही उनकी डिमांड कम होने लगेगी, गर्मियों में गर्मियों की डिमांड आने लगती है, बारिश है तो छाते की डिमांड आ जाएगी। मतलब इरेगुलर होती है अकॉर्डिंग टू सीजन। फुल डिमांड क्या होता है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई बराबर है दोनों, जितना डिमांड में चल रहा है उतनी सप्लाई भी आ रही है, ठीक है। ओवरफुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड का एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है उस चीज की कि शॉर्टेज हो गया है मार्केट में। आईफोन का चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता आईफोन के लिए लोग पागल इतने हो रहे हैं। समझिए नया आईफोन आता है, जब आपने देखा होगा ना ऑनलाइन आप खरीदोगे तो उसमें दिखा देते हैं कि अब है ही नहीं, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, शॉर्टेज हो जाती है। जैसे ही कोई एप्पल नया आईफोन जो है वो ऑर्डर करने शुरू कर देता है, और वैसे ही क्या करते हैं लोग, झपट पड़ते हैं आईफोन पे। और वो आईफोन का फिर आप जब अगले दिन क्लिक करके देखोगे कि हमें भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो वहां पे शॉर्टेज दिखा देती है कि अभी अभी आया ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो आते ही लोग झपट जाते हैं आईफोन पे नए मॉडल पे। तो इसे बोलते हैं ओवरफुल डिमांड, डिमांड जिससे शॉर्टेज हो जाती है। फिर है अनहोलसम डिमांड। देखिए अनहोलसम डिमांड क्या बोलती है? ऐसा डिमांड प्रोडक्ट का जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। इसका सिर्फ एक मतलब है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल की डिमांड जो है, बाहर आपने देखा होगा अल्कोहल की डिमांड बहुत है, आपको अलग अलग जगह पे वहाँ पे बार मिल जाएंगे, और शराब का खूब है, ठीक है। तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती वो चीज, तो उसे बोलते हैं अनहोलसम डिमांड, जिसे सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो ये था आज का टॉपिक, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फुल डिटेल के साथ मैंने समझाया है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताया करिए। और तब तक कल आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।